A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, starting with Essay 250. Essay 250 easy सा है और छोटा सा है, जिसमें क्या लिखा है. Essay 250 कहता है कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त आपको लॉ एंड रेगुलेशन भी कंसिडर करना होगा. लॉ एंड रेगुलेशन कंसिडर करने का मतलब है, सपोज करो लॉ क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है. फॉर एन एग्जांपल लेबर लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया, उसके अकॉर्डिंग कुछ डिस्क्लोजर्स चाहिए तो आपको वो डिस्क्लोजर देने होंगे. कंपनी लॉ कुछ बोलता है तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जैसी जैसी चीज़ें होनी चाहिए तो उसके हिसाब से ही क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना होगा. सपोज़ करो क्या कि बोनस एक्ट जो है, बोनस एक्ट में अगर बोला है इतना ही आप क्या दे सकते हैं, अगर बोनस दे सकते हैं तो हम चेक करेंगे कि क्या उससे ज़्यादा बोनस तो अलॉट नहीं किया. तो इट कुड बी एनी एग्जाम्पल. बस लॉ एंड रेगुलेशन आपको क्या करना है, कंप्लाई करना होगा. अब कब आपको ऐसा लगेगा भाई कि लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हुए हैं, तो कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे फॉर द नॉन कंप्लाइंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन. देयर आर सर्टेन इंडिकेशन जो क्या बताते हैं, सर्टेन इंडिकेशन की कंप्लाइंस नहीं हो रहा है लॉ एंड रेगुलेशन से. नॉन कंप्लाइंस टू द लॉ एंड रेगुलेशन किसने दिया है, नॉन कंप्लाइंस टू द लॉ एंड रेगुलेशन के इंडिकेशन. वाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है. तो सबसे पहले एडवर्स मीडिया कमेंट, बड़े अलग ही हमारे लिए क्या है, एडवर्स मीडिया कमेंट चल रहे हैं. तो मीडिया में अगर चीज़ आ रही है, एडवर्स कमेंट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस हमने क्या नहीं किया हो, ठीक से नहीं किया हो. ठीक है. इसके अलावा हो सकता है अनऑथराइज ट्रांजैक्शन या इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. अनऑथराइज ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं कि अथॉरिटी नहीं थी आपके पास और वो ट्रांजैक्शंस आपने कर रखे हैं, या फिर इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. दो चीज़ें हो गई, एडवर्स मीडिया कमेंट, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन एंड इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. ऐसा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एग्जिस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम which fails, whether by design or by accident. आइदर डिज़ाइनिंग एरर है, एक्सीडेंटल है, लेकिन वो ऑडिट ट्रेल, एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल या सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे रहा. ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल नहीं देता, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस नहीं दे रहा है, तो ये चाहे एक्सीडेंटली हुआ हो या बाय डिज़ाइन हुआ हो, वॉट एवर द रीज़न इज़, ये भी इंडिकेशन है. देन पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे क्या है, पेमेंट भी कर रहे हो और कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स. अनयूजुअल पेमेंट जा रहा है, लीगल फीस बहुत ज़्यादा अनयूजुअल पे हो रही है, या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है विद कंपनी रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ हम अनयूजुअल क्या देख रहे हैं, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं. अभी तक हमने कितना किया, एडवर्स मीडिया कमेंट हो गया. इसके बाद हमने क्या, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन या फिर इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, या फिर पेमेंट विदाउट एडिक्वेट कंट्रोल डॉक्यूमेंट, पेमेंट विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट. Existence of an information system which by design or accidentally do not provide adequate audit trail or sufficient evidence. Then unusual transaction with companies registered in tax haven. Unusual transaction with the company registered in tax haven or unusual payment towards legal and retentionship fees. अनयूजुअल पेमेंट लीगल फीस में जा रही है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कंपनी जो कहाँ रजिस्टर्ड है, टैक्स हेवन में है, उनके लिए हो रहा है. इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किया और आपको फ़ाइन या पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, हैवी फ़ाइन हैवी पेनल्टी आपको पे करना पड़ रही है. फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, सेल्स कमीशन या एजेंट फीस दैट अपेयर्स एक्सेसिव इन रिलेशन टू ऑर्डिनरीली पेड बाय एंटिटी. सेल्स कमीशन फीस बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो, एजेंट की फ़ीस बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो, जो ऑर्डिनरीली पे की जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा ही पेमेंट हो रहा है. तो ये कुछ हमने क्या कर लिए, इंडिकेशंस देख लिए. तो इंडिकेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं, एडवर्स मीडिया पेमेंट, या फिर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन या इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन,
Existence of an information system that by design or by accident fails to provide what? An adequate audit trail or sufficient audit evidence. Then payment without proper exchange control document, unusual transaction with the company registered in tax haven या फिर unusual payment toward the legal fees. Then payment investigation done by the regulatory authority or department, payment regulatory authority या फिर क्या है government department और पेमेंट ऑफ फीस पेनल्टी हो रहा है. सेल्स कमीशन या एजेंट कमीशन दैट हैव बीन पेड इन एक्सेस में पे कर रहे हो, दैट इज ऑर्डिनरीली पेड इन दिस एंटिटी. तो ये क्या है? दिस इज इंडिकेशन. ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? दिस इज इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन. अब भाई इसमें होना क्या है? ऑडिटर को क्या करना है? तो ऑडिटर के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं. नॉन कंप्लाइंस का इंडिकेशन ये सब है. अब हमारे ऑडिटर के क्या है? कुछ ऑब्जेक्टिव है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? तो हमारे ऑडिटर का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि उसे क्या करना है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना है. सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना है कि लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस हुआ है. स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में तो लॉज एंड रेगुलेशन क्या हुए हैं? कंप्लाई हुए हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है. लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस जनरली उस जगह तो हुआ ही है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है. या इसके अलावा क्या बोलता है? इसे स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर भी क्या करनी होगी? परफॉर्म करना होगा. स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प आइडेंटिफाई द इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस विथ अदर लॉ. Perform some audit procedure to identify the instances of non-compliance with other law that may have material effect on financial statement. अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, पहला तो बोला है इसे क्या करना है? इसे चेक करना है, हमारे ऑडिटर को चेक करना है. सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए कि कंप्लाइंस क्या हो रहा है. एटलीस्ट उन जगह तो कंप्लाइंस हो रहा है जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आपके मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर पे होता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकेंड, परफॉर्म करना स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर क्या करना है? आपको परफॉर्म करना है. दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंस्टेंसेस, दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग व्हाट? इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लाइंस विथ अदर लॉ. ऐसे ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करो कि दूसरे लॉ में भी अगर कोई नॉन कंप्लाइंस हो रहा है तो क्या होना चाहिए? पता चल जाना चाहिए उसका मटेरियल इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. एंड देन अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स कर पाए हमारा ऑडिटर फॉर नॉन कंप्लाइंस एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस. ये बात याद रखना, हमारे ऑडिटर को सिर्फ जो नॉन कंप्लाइंस होता है उसी के लिए रिस्पॉन्स नहीं देना है. ऑडिटर को नॉन कंप्लाइंस पे भी रिस्पॉन्स देना है एज वेल एज सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस पे भी हमें क्या करना है? आंसर मतलब रिस्पॉन्ड देना है. देखो जब लिखते हैं ना ऑडिट लिखने में ही गड़बड़ होती है. ये कवर क्या कर रहे हैं? नॉन कंप्लाइंस भी कवर करते हैं और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस भी कवर करते हैं. हम लिखने में सिर्फ नॉन कंप्लाइंस लिख के आते हैं. ये फ्रॉड भी कवर करते हैं, सस्पेक्टेड फ्रॉड भी कवर करते हैं. हम लिखते वक्त सिर्फ फ्रॉड लिखते हैं. तो मतलब इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए चीज़ें. अगर चीज़ें इनकम्प्लीट लिख रहे हो तो इनकम्प्लीट मार्क्स भी तो मिलेंगे. अब आते हैं हम क्या आगे इस ऐसे की रिक्वायरमेंट पे. तो ऐसे की रिक्वायरमेंट बोलता है सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है? सबसे पहले ऑडिटर को देखना है कि लॉ एंड रेगुलेशन कौन से एप्लीकेबल होंगे इस एंटिटी पे या इंडस्ट्री पे या सेक्टर पे. तो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट इज़ एप्लीकेबल टू द एंटिटी, इंडस्ट्री, सेक्टर. कौन से लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे. सबसे पहले ये देखेगा कौन? हमारा ऑडिटर. देन हाउ, इसके बाद देखेगा हाउ द एंटिटी इज़ कंप्लाइंग विद द फ्रेमवर्क. किस तरह से एंटिटी इस फ्रेमवर्क के साथ क्या कर रही है? कंप्लाई कर रही है. तो ऑडिटर को सबसे पहले चेक करना है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लॉ एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन से हैं और कैसे कंपनी से कंप्लाई करती है. अब आगे बोलते हैं. अब ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए. किस चीज़ के लिए? कि हाँ भैया कंप्लाइंस हो रहा है. किसके साथ कंप्लाइंस हो रहा है? प्रोविजंस टू द लॉ एंड रेगुलेशन एंड स्पेसिफिकली उस एरिया में जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर पे. ठीक है. अब सपोज करो ऑडिटर को क्या पता चलता है? ऑडिटर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर.
ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ऑडिटर ने जान लिया कि कौन से लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, किस तरह से कंपनी कंप्लाई कर रही है। उसके बाद वो देखेगा कि क्या नॉन कंप्लाइंसेस हो रहे हैं स्पेसिफिकली उस एरिया में जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर पे आता है। अब ऑडिटर कुछ ऑडिट प्रोसीजर क्या करेगा, अप्लाई करेगा, जिससे वो ये पहचानने की कोशिश करेगा कहाँ का नॉन कंप्लाइंस हो रहा है टू द लॉ एंड रेगुलेशन, और वो नॉन कंप्लाइंस क्या मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगा के आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे नॉन कंप्लाइंस है, और जो नॉन कंप्लाइंस है क्या वो नॉन कंप्लाइंस क्या है, क्या वो नॉन कंप्लाइंस लॉज एंड रेगुलेशन जो है वो नॉन कंप्लाइंस मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकती है, ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट से, ऑडिटर दोष चार्ज विद गवर्नेंस से पूछ सकता है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकता है, दोष चार्ज विद गवर्नेंस से पूछ सकता है कंप्लाइंसेस के बारे में, और इंस्पेक्ट कर सकता है विथ रेलिवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई, लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो गई, उनसे इंस्पेक्ट कर सकता है। तो सीधी सी बात, ऑडिटर को यहाँ पे चेक करना है क्या लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस हुआ। उसको चेक करने के लिए पहले तो वो ये पता करेगा कि कौन से लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हैं और किस तरह से कंपनी उसे कंप्लाई करती है। वो अगर पता चल जाएगा तो ऑडिटर सबसे पहले यही जानने की कोशिश कर रहा है कि कंप्लाइंस उन एरिया में तो हुआ है जहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल इम्पैक्ट आता है मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर पे। इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा। हमारा ऑडिटर क्या है, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा चेक करने के लिए, नॉन कंप्लाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए। उसमें वो मैनेजमेंट से, दोष चार्ज विद गवर्नेंस से क्या कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, या फिर इंस्पेक्ट कर सकता है रेगुलेटरी अथॉरिटी से। इंस्पेक्शन किससे कर सकता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी से इंस्पेक्ट कर सकता है, और रेलिवेंट लाइसेंसिंग में भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। अब यहाँ पे बोलते हैं जितना हो सके ओवरऑल ऑडिट में हमारे जो ऑडिटर को है अलर्ट रहना होगा। अब वो बोलते हैं ऑडिटर ये सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ और करो। यहाँ पे हमारा ऐसे बोलता है ऑडिटर, एक चीज़ तुम्हें और करनी है, वो क्या करना है, तुम्हें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे लेना है, यू हैव टू टेक द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजर और वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो ये क्या है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, तो बोलते हैं इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आप उनसे बोलो कि इन्हें जितने भी नॉन कंप्लाइंसेस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंसेस पता थे, जितने भी नॉन कंप्लाइंस के इंस्टेंसेस, all the known instances of non-compliance and suspected non-compliance with the law and regulation whose effect should be considered while preparing financial statement have been disclosed to the auditor। इनसे रिप्रेजेंटेशन लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के जितने भी इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस थे, उन्होंने इन्हें वो सारी चीज़ें ये जो मैनेजमेंट या दोष चार्ज विद गवर्नेंस है, इसने किसको बता दी है, ऑडिटर को कम्प्लीटली डिस्क्लोज की है, जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ सकता था। इसके बाद बोलते हैं अगर सपोज करो इन एब्सेंस ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस, अगर सपोज करो क्या है, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस नहीं है, अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे द ऑडिटर को देखो सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट को पहले बोलो, क्या बोलोगे मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट तुम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो कि जो भी इंस्टेंसेस थे तुम्हारे नॉन कंप्लाइंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस के, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते वक्त आपको पता चले, आपने सारे ऑडिटर को बता दिए। अब ये भी तो हो सकता है कि मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं हो, दोष चार्ज विद गवर्नेंस को कुछ पता ही नहीं हो, तो यहाँ पे अलग से कुछ ऑडिट प्रोसीजर हमारा ऑडिटर परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ वही चीज़ें परफॉर्म करेगा जो जेन्युइन है कि कौन से लॉज रखते हैं, रेगुलेशन लगते हैं, किस तरह से कंप्लाई कर रहे हैं, और ऑडिट प्रोसीजर लगा के वो चेक करने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में कंप्लाई हुए या नहीं हुए। अब सपोज करो ऑडिट प्रोसीजर लगाते लगाते हमारे ऑडिटर को पता चल गया कि ये रहे कुछ नॉन कंप्लाइंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस। इफ़ यू कैन नोटिस दिस थिंग, जब मैं नॉन कंप्लाइंस बोल रही हूँ, मैं साथ में वर्ड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस बोल ही रही हूँ, तो ये लिखना भी है। अगर ऑडिटर को पता चलता है कि भाई ये रे नॉन कंप्लाइंस, ये रे सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस, सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा कि किन सर्कमस्टेंस ने ये नॉन कंप्लाइंस हुआ है और इस नॉन कंप्लाइंस का जो इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
में क्या जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही नॉन कंप्लाइंस पता चलता है, उस नॉन कंप्लाइंस का नेचर, किस सर्कमस्टेंस में हुआ है, नेचर एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द नॉन कंप्लाइंस, और इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होने वाला है। ऑडिटर को क्या पता चला, सस्पेक्ट पता चलता है कि हाँ भैया ये क्या है, नॉन कंप्लाइंस यहाँ पे है। तो इसके बाद ऑडिटर को मैनेजमेंट या दोष चार्ज विद गवर्नेंस से भी क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, मैटर किससे डिस्कस करना पड़ेगा, मैनेजमेंट या दोष चार्ज विद गवर्नेंस से। अगर मैनेजमेंट या दोष चार्ज विद गवर्नेंस सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, अगर क्या नहीं दे रहे हैं, ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या मैनेजमेंट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑडिटर सबसे पहले अपना ऑडिटर्स जजमेंट मतलब प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा और देखेगा ये जो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस है, जो दिख रहा है कि हो सकता है नॉन कंप्लाइंस और हमें सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, लीगल एडवाइस लेगा हमारा ऑडिटर। ध्यान से सुनना, रिपीट कर रही हूँ। ऑडिटर सबसे पहले चेक करता है किसी भी कंपनी में जाके कि कौन से लॉज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। जैसे ही उसे पता चला ये एप्लीकेबल होने वाले हैं, वो चेक करता है कि कंपनी कैसे कंप्लाई कर रही है इसको। उसके बाद वो कुछ और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक करेगा नॉन कंप्लाइंसेस। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद सपोज उसको पता चल गया कि ये सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस है या फिर ये नॉन कंप्लाइंस है, तो सबसे पहले उसका नेचर समझेगा, उसका सर्कमस्टेंस समझेगा एंड देन उसका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ये समझेगा। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली हमारे ऑडिटर को, उसको पता चलता है ये सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस है, अभी प्रूफ नहीं हुआ, सस्पेक्टेड है। उसने डिस्कशन किया किससे, मैनेजमेंट से, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जहाँ पे अप्रोप्रिएट है उनसे डिस्कशन किया। ये भी कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं। जब ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो हमारा ऑडिटर क्या करेगा, हमारा ऑडिटर अपने जजमेंट लगा के देखेगा कि ऐसे नॉन कंप्लाइंस का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा। उसके बाद वो क्या करेगा, लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं सपोज करो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ये जो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस है इसके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की ही नहीं जा सकती। मतलब मैनेजमेंट से उम्मीद की थी वो वाली बात ही नहीं है। अब पहले तो मैनेजमेंट दे सकता था, अब ऐसा कोई नॉन कंप्लाइंस है जिसका चाह के भी आप क्या नहीं कर सकते, कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ही नहीं सकते हो। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि अगर आप ऑडिट एविडेंसेस ऑडिट एविडेंस अगर आप निकाल ही नहीं सकते, ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, तो ऑडिटर फिर से इवैल्यूएट करेगा इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होगा और ऑडिटर ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ऑडिटर ओपिनियन देगा वो। तो ये जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है उसका इम्पैक्ट ऑडिटर ओपिनियन पे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा implications of non-compliance in relation to other aspects of audit including the audit risk assessment। देखो भैया नॉन कंप्लाइंस आया तो अब ये भी चेक करना पड़ेगा ऑडिट के अलावा जो ऑडिट से जुड़े अलग अलग एक्सपेक्ट्स है, लाइक हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उस पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या हम एक्चुअल में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हमने मैनेजमेंट से लिया, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया था हमने मैनेजमेंट से कि उन्हें सारे इंस्टेंसेस जब पता चलते जा रहे हैं उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको क्या किया है, अकाउंट फॉर किया है, क्या उस पर रिलाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑडिटर क्या लेगा, अप्रोप्रिएट स्टेप लेगा, अप्रोप्रिएट क्या लेगा, एक्शन लेगा। तो जैसे ही ऑडिटर को पता चलता है ये लीगल लॉज एंड रेगुलेशन लग रहे हैं, उसने पता कर लिया ऐसे कंपनी अप्लाई कर रही है, ऑडिट प्रोसीजर लगा के नॉन कंप्लाइंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस पता चल गए, तो उसका देखेगा वो नेचर क्या है, सर्कमस्टेंस क्या है, इफेक्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। कुछ सस्पेक्टेड रहेंगे, सस्पेक्टेड के लिए पहले मैनेजमेंट के पास जाएगा, TCWG के पास जाएगा डिस्कशन करने। अगर वहाँ से सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो लीगल एडवाइस लेगा। फिर इसके बाद दूसरा है कि सफिशिएंट एविडेंस मिल ही नहीं सकता है तो ओपिनियन पे क्या इफेक्ट होगा वो चेक करेगा। फिर इसके बाद ये भी देखेगा कि दूसरी ऑडिट एस्पेक्ट्स पे क्या रिजल्ट आएगा, जैसे रिस्क असेसमेंट पे क्या इम्पैक्ट आया इसका, रिलायंस टू दी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं सपोज करो यहाँ पे
ऑडिटर ने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया था कि इंस्टेंसेस जितने भी मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस को पता होंगे वो लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसको ले लेंगे। अब सपोज करो कोई इंस्टेंस पता ही नहीं चला हमारे मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, तो वहाँ ऑडिटर को एडिशनल कोई प्रोसीजर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं, ये तो पता चल गया, रिक्वायरमेंट पता चल गई कैसे क्या होना है, ऑडिट प्रोसीजर क्या कंप्लाई करना है। अब रिपोर्टिंग कैसे होगी इस नॉन कंप्लाइंस की। तो जब भी आपको नॉन कंप्लाइंस पता चलता है तो ये नॉन कंप्लाइंस इफ़ अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस को क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। तो ऑडिटर क्या करेगा, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को क्या करेगा, इस मैटर को कम्युनिकेट करेगा। मैटर कौन सा, आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लाइंस वाला या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस वाला। सपोज करो इंटेंशनल है, नॉन कंप्लाइंस इंटेंशनल है, तो एज सुन एज पॉसिबल, प्रैक्टिकली जितने जल्दी पॉसिबल हो दोज चार्ज विद गवर्नेंस को बताएगा ऑडिटर। भाई अब तो ऑडिटर सरप्राइज्ड हो गया कि मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस दोनों मिली जुली भगत है, ये तो दोनों ही मिलके जानबूझ के नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं। तो पहले तो TCWG के पास जाते थे, अब तो TCWG मैनेजमेंट भी क्या है, मिले हुए हैं। तो अब कहाँ जाएगा, तो हायर अथॉरिटी, ऑडिट कमेटी हो सकती है, ऑडिट कमेटी के पास जाएगा। अगर हायर अथॉरिटी नहीं है मैम तो क्या करें, अगर इनसे हायर अथॉरिटी नहीं है तो लीगल एडवाइस लेना पड़ेगी हमारे ऑडिटर को। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 250 ऐसे कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना, जब ऐसे 250 कर रहे हो, ऐसे 705 का आपको क्या आएगा, यहाँ पे रेलिवेंस ज़रूर दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ बोलते हैं अगर ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि नॉन कंप्लाइंस का बहुत ज़्यादा मटेरियल इम्पैक्ट है किस पे, फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो अगर वो बोल रहा है कि भाई ये जो भी नॉन कंप्लाइंस हुए इसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विथ SA 705, ऑडिटर 705 के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करेगा या एडवर्स ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। क्या करेगा, या तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देगा किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देगा SA 705 के अकॉर्डिंग। मैम सपोज करो क्या मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस ने प्रिक्लूड किया, रोक के रखा है ऑडिटर को कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं निकाल सकता फॉर द नॉन कंप्लाइंस, और ये नॉन कंप्लाइंस का मटेरियल इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगर मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस ने भी रोक के रखा है तो फिर 705 के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा या फिर डिस्क्लेम होगा, डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन जाएगा। हमने एडवर्स एंड क्वालिफाइड ओपिनियन तब किया जब क्या हो रहा है, ऑडिटर को क्या मिल रहा है, नॉन कंप्लाइंस मिल रहा है, दैट इज मटेरियल, हैव अ मटेरियल इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर यहाँ पे मैनेजमेंट खुद रोक के बैठा है तो वहाँ पे अब एडवर्स ओपिनियन नहीं डिस्क्लेमर दोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं डिस्क्लेमर दोगे SA 705 के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्कोप। बट मैम सपोज करो मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया, सर्कमस्टेंस ही ऐसे थे, तो जब सर्कमस्टेंस ऐसे थे तब भी क्या होगा, SA 705 के अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा इफ़ेक्ट इवेल्युएट करने के बाद कि इस नॉन कंप्लाइंस का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, उस इफेक्ट को इवेल्युएट करने के बाद वो क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, कई जगह आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ऑडिटर ने जैसे ही सस्पेक्ट कर लिया नॉन कंप्लाइंस या फिर आइडेंटिफाई कर लिया कि नॉन कंप्लाइंस है, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अथॉरिटी को भी क्या करना है, आउटसाइड द एंटिटी जो भी अथॉरिटी है उनको अगर रिपोर्ट करना है तो वो उन्हें भी क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। और ये जो TCWG मैनेजमेंट या आउटसाइड को जो भी नॉन कंप्लाइंसेस बताए गए हैं इन सब का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर SA 250। अच्छे से सुनो, इसके बाद रीड आउट करो, आपका SA 250 ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट है। ओके, सो दिस वाज अंकिता अरोरा फ्रॉम स्टडी मेड इजी। थैंक यू, प्रिपेयर वेल।